सौरभ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग क्रिश। आपको भी डाउट है? नो मैम। ओके, मैं आपने हैंड रेज किया था ना। मैम वो गलती से हो गया था, माइक ऑन कर रहा था। इट्स ओके। सौरभ, अपना डाउट बता दो एक बार। चेन रूल का यूज कब करते हैं? चेन रूल का यूज तभी करते हैं जब हम जो डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर एक्स की पावर एन, उसमें एक्स नहीं है, एक्स के साथ कुछ और भी लगा हुआ है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे 5 भी लगा हुआ हो कि 5x लगा हुआ है, तो हम लोग उस केस में चेन रूल यूज करते हैं। जैसे अगर आप सीधा 5x करोगे तो उसमें तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पर अगर साइन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन 5x और एक है 5x, तो पहले वाले केस में आप 5 को बाहर निकाल सकते हो, जो 5x वाला केस मैंने बोला था। पर साइन 5x में वो एंगल में लगा हुआ अंदर, तो उस 5 को बाहर नहीं निकाल सकते हो, उसमें आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। सौरभ, क्लियर हुआ है ये पॉइंट? yes, ठीक है, तो ऐसे ही अगर x की पावर n है, अगर आपने लिखा है 3x3, तो उसमें आप 3 को बाहर निकाल सकते हो। पर अगर x की पावर ही 3 cos x है, तो उस वाले 3 को आप बाहर नहीं निकाल सकते जो आपके पास ऊपर लग गया है। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर किसी और को भी कोई डाउट है तो वो पूछ लो। किसी और को कोई भी डाउट है? असाइनमेंट सॉल्व कर लिया पूरा सौरभ? yes मैम। आप सब लोगों ने भी ट्राई किया है मैथमेटिकल टूल्स वाला असाइनमेंट? सोल्यूशन साथ में ही अटैच है वैसे तो। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक आदमी है, वो फालतू में घूम रहा है इधर से उधर, तो ये कैसे पाथ पे घूम रहा है? स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन में। और स्ट्रेट मोशन को क्या कहते हैं? 1D मोशन। ठीक है, मतलब आप एक सीधी लाइन में घूम रहे हो, वो सीधी लाइन कहीं भी बन सकती है यूनिवर्स में, तो उसको बोलते हैं हम लोग 1D मोशन। पर कंडीशन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो अब हम लोग पूरा मोशन से डील करेंगे। तो मैकेनिक्स क्या है? जैसे फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस होती है, मैकेनिक्स वो ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ मोशन की बात करती है। तो मोशन की जब हम स्टडी करते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक, वो होता क्यों है, उसको हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। ठीक है, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो हो रहा है, कि जैसे आप मान रहे हो कि आप वॉक कर पा रहे हो, तो आप कैसे वॉक कर पा रहे हो। फिर डायनामिक्स क्या बात करती है, जैसे आपको आपने वॉक क्यों किया, आपको प्यास लगी थी इसलिए आप किचन तक गए। तो डायनामिक्स कारण के पीछे भागती है, और काइनेमेटिक्स हमें बताती है कि कैसे मूव करते हैं। ये दोनों पॉइंट क्लियर है? यस मैम। कि आप yes चल के मैम। जा रहे हो वो काइनेमेटिक्स बता रही है, पर आप क्यों चल के जा रहे हो, आपको प्यास लग रही है, तो वो डायनेमिक्स बता रही है। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक ब्रांच होती है स्टार्ट वाली, वो हमें बताते हैं जब कोई एक बॉडी रेस्ट पे होती है। पर अभी हम यहाँ पे सिर्फ मोशन की बात करें, तो कभी भी आपकी लाइफ में कभी भी कोई पूछेगा मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, तो उस ब्रांच को बोलते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट मोशन में, अगर वो रेस्ट पे है तो हम मैकेनिक्स का वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अब अगर जैसे आप सब लोग बैठे हुए हो मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है आप सबके सब रेस्ट पे हो और मेरी बात सुन रहे हो, पर अगर आप घर में इधर से उधर घूम रहे हो, आपके पास पेन नहीं है, पेपर नहीं है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर हो अभी, तो आप सब क्या हो, एक मोशन में हो। किसके लिए? आपके फ्रेंड के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। पर मेरे लिए अभी आप सब लोग रेस्ट पे हो। तो अगर मैं बात कर रही हूँ मोशन और रेस्ट, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो देख कौन रहा है। अच्छा, एक सेकेंड। करण चौहान, मोशन किसको बोलते हैं? करण, आप क्लास में हो? कृष परमार? यस मैम। ओके।
हाँ बताओ, मोशन किसको बोलते हैं क्रिश? मैम कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी स्ट्रेन पाथ पे मूव कर रहा है। देखो, अब आपने स्ट्रेट पाथ बोला है तो स्ट्रेट सिर्फ 1D में आता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे, स्ट्रेट मूव करे, टेढ़ा मेढ़ा मूव कर रहा है, उस सबको मोशन बोलते हैं। ठीक है। यस मैम। स्मृति आप बताओ, रेस्ट किसको बोलते हैं? मैम अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है सराउंडिंग के साथ तो उसको रेस्ट बोलते हैं। मैम जो रेस्ट में है। हाँ करेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसको रेस्ट बोलते हैं। अब इन दोनों चीजों के लिए मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्या है कि देख कौन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, आप सब बैठ के टीवी देख रहे हो, ठीक है, तो आप सब क्या हो, रेस्ट पे हो। आप लोग बैठे हो आराम से टीवी देख रहे हो। पर अगर आपको इंसान स्पेस से आपको देखे तो अर्थ तो पूरा टाइम मूव करती रहती है, तो वो इंसान बोलेगा कि आप रेस्ट पे नहीं हो, आप भी गोल गोल घूम रहे हो। ये बात समझ आई दोनों में डिफरेंस क्या है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मतलब अगर आप अर्थ पे Yes, बैठे ma'am. हो तो आप रेस्ट पर हो, पर अगर आप मून से आपको कोई देख रहा है तो आप मोशन में मूव कर रहे हो, क्योंकि उसके लिए वो पूरी की पूरी अर्थ मूव कर रही है और उसी अर्थ पे आप बैठे हुए हो। तो हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है। जैसे यहाँ पे पहले केस में ऑब्जर्वर अर्थ पे ही था और दूसरे केस में ऑब्जर्वर स्पेस पे है। ऑब्जर्वर मतलब होता है जो भी हमारे पास यहाँ पे देख रहा है। तो अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है? एब्सोल्यूट, किसी को कुछ भी लग रहा है कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा? गैस कर सकता है? मैम मैम कोई एक बिल्कुल बिल्कुल कुछ सही है कुछ। हाँ करेक्ट स्पर्श, जो बिल्कुल सही है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट, बिल्कुल 100%। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता जो 100% मोशन में होता है या फिर 100% गारंटी है कि वो रेस्ट पे ही होगा। जैसे पहले वाला ऑब्जेक्ट आप तो कह रहे थे गारंटी है कि वो 100% रेस्ट पे होगा, पर स्पेस वाला इंसान बोल रहा है नहीं, मैं 100% कह रहा हूँ आप मोशन में हो। तो कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए हमेशा एक मोशन में रहता है या हमेशा रेस्ट में रहता है। देयर इज नो टर्म लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। आप हमेशा मोशन में रहते हो, आप हमेशा रेस्ट पे रहते हो। ये बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। ओके। तो अब हमने यहाँ पे लिया है, शिवम आप कुछ बोल रहे थे? ओके। अब यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है बस के बाहर और अब ये बस जा रही है ऐसे, और ये आदमी देख रहा है, बस नहीं देख रहे, बस में से कोई नहीं देख रहा है, इस आदमी इस बस को क्या ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब हम जब डिस्टेंस लेंगे, इसने देखा कि जो बस है इस पॉइंट से जहां पे ऑब्जर्वर था 10 मीटर डिस्टेंस राइट साइड चली गई। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा हुआ है? कौन सा ऑब्जर्वर है, बस है ऑब्जर्वर या वो बच्चा है? बच्चा। बच्चा। वो बच्चा यहाँ पे बच्चा। ऑब्जर्व। तो इस बच्चे के हिसाब से फॉर द पर्सन सिटिंग आउटसाइड द बस, बस कहाँ पे गई, राइट साइड गई। तो हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजर करा वो इस पर्सन से मेजर करा जो उसे देख रहा है। अब इसी में हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ये जो बच्चा है ये बस पे चढ़ गया है, ठीक है, बहुत शरारती है ये, और अब ये बस चल रही है, पर हमें तो ऐसा लग रहा है पेड़ चल रहा है। जैसे आप कभी कहीं जाते हो कार बस में किसी में भी, तो आपको लगता है कि जो पेड़ है ये सब पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, पर क्या वो असली में मूव करते हैं? नो मैम। नो मैम। नो मैम। वो एक्चुअली में असली में मूव नहीं करते हैं। आप लोग आगे चलते रहते हो और वो पेड़ हमसे दूर होता जाता है, पर क्योंकि हम तो उस बस में बैठे हुए हैं तो हमारे हिसाब से क्या हो रहा है, ये पेड़ ही पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम तो वहीं के वहीं। तो इस केस में जब हमने डिस्टेंस मेजर करा तो फिर से वहीं से मेजर करा जो देखने वाला है। तो देखने वाला मतलब ये बस, और यहां से अब ट्री पीछे चला गया है 10 डिस्टेंस। जो प्रीवियस केस था उसमें बस आगे जा रही थी, इसमें ट्री पीछे जा रहा है। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम। यस मैम। तो हमेशा हम जो देखते हैं कि कितना मूव करा वो ऑब्जर्वर से देखते। अब इसी में एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। पहली बात तो कि मोशन रिलेटिव है,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मम्मी के भाई आपके क्या लगेंगे, मामा कोई भी बोल सकता है। मामू मामा मामा लगेंगे। और आपकी मामा। मम्मी के क्या लगेंगे? भाई भाई ऐसा क्यों? भाई आपके तो मामा लग रहे हैं, उनके भाई लग रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? मैम रिलेशन है। डिस्टेंस ले सकते हैं हम इसका, क्या बोलूं सरिता? हम एज गैप ले सकते हैं। एज गैप ले सकते हो, अच्छा ठीक। यहाँ पे रीजन ये है कि वो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि आपके मम्मी के तो वो भाई लग रहे हैं पर आपके वो मामा लग रहे हैं। तो अगर आपने वो पर्सन बदल लिया जो देख रहा है या जिसका आप रिलेशन देख रहे हो, तो हमारे पास रिलेशन भी बदल जाता है। तो ऐसे ही मोशन भी रिलेटिव टर्म है। अगर हम देखने वाला बदल दें कि कौन है एक्चुअली में जो मोशन को देख रहा है, तो हमारे पास ये भी बदल जाएगा कि वो मोशन में आ रहा है या रेस्ट पे आ रहा है। थोड़ा रिलेशन समझ आया दोनों का? यस मैम। यस यस मैम मैम। मान लो कि आप लोग एक ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, और एक आपका फ्रेंड यहाँ पीछे रह गया, आप उसे लेके नहीं गए, ठीक है, और अब आप दोनों यहाँ पे ट्रेन में जा रहे हो, तो आप दोनों बैठे हुए हो, ठीक है, चल भी नहीं रहे हो, और मैं इन सबको नाम दे देती हूँ ए, बी और सी। तो अब बताओ ए के लिए बी वाला पर्सन रेस्ट पे होगा या मोशन में? ए के लिए Rest. बी वाला रेस्ट में, रेस्ट रेस्ट है ना, और इस सी वाले के लिए मोशन में। Relation है। मोशन तो वही है। यहाँ पे बी आपके मामा है, ठीक है, और ये ए आप हो, और सी आपकी मम्मी है। तो आपकी मम्मी के लिए तो वो सॉरी आपके लिए तो वो मामा हो गए और आपकी मम्मी के लिए भाई। तो ऐसे ही अगर हम मोशन में देखने वाला बदल दें तो टाइप ऑफ मोशन बदल गया। ए के लिए बी रेस्ट पे है पर सी के लिए वही बी मोशन में आ गया। ये बात समझ आ गई सबको? यस मैम। यस मैम ओके। यस मैम। तो हमने अगर यहाँ पे चेंज कर दी पोजीशन की उसकी जो एक्चुअली मोशन को देख रहा है, तो हमारे पास मोशन की कंडीशन भी बदल गई कि वो रिलेटिव है, सॉरी रेस्ट पे है या फिर मोशन पे है या फिर जो भी वो एक्सेलरेट कर रहा है। अब हम लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर चीज जिसके थ्रू आप सब कुछ मेजर करें, ठीक है, कि आप बता रहे हो कि अगर मैं बता रही हूँ कि आप कितने पढ़ रहे हो, कितने आप अच्छा पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, तो आप इस रेफरेंस से बताते हो कि आपके पेपर में मार्क्स कितने आए। ऐसे ही जब हम किसी पार्टिकल का मोशन बताते हैं तब इस रेफरेंस से बताते हैं कि उसकी जगह क्या है, ठीक है, कि आप पहले यहाँ पे थे या फिर यहाँ पे आ गए, तो उन पोजीशन से हम बता रहे हैं कि उस पार्टिकल ने कितना मोशन करा। तो हम जनरली जो मोशन मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं हम ओरिजिन से, कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर कोई भी चीज है। जैसे मान लो अगर कोई पार्टिकल पी पहले यहाँ पे था फिर वो यहाँ पे चला गया, तो ये जो है इससे हमें बेसिकली पता चल रहा है कि वो पार्टिकल कितना मूव करा। और ओरिजिन में कौन से यूनिट वेक्टर्स होते हैं? ये जो बना हुआ है एक्स वाई जेड, इससे कौन से यूनिट वेक्टर्स बन रहे हैं? आई जे के आई जे के। जो एक्स वाला है वो आई वाला, वाई वाला है वो जे वाला, और जेड वाला है वो के वाला, ठीक है। ओरिजिन में तीनों के तीनों जीरो हो जाते हैं। तो अगर मेरे को किसी की भी पोजीशन बतानी है तो मैं आई जे के इन तीनों की टर्म्स में बताती हूँ कि एक्स एक्सिस में कितना गया वो, वाई एक्सिस में कितना गया, या फिर जेड एक्सिस में कितना गया। अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही है तो थोड़ा और बेसिक लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताना है ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है बी। अब यहाँ पे पहले डिस्टेंस था 10 और यहाँ पे ये जो बीच में ये जगह है ये डिस्टेंस है 5। अब आपको बताना है कि ए से कितना डिस्टेंस मूव करा बी ने, तो क्या बोलोगे? 5 10 10 बोलोगे ए से, तो बी तक 10 हुआ ना। और सी से कितना मूव करा? 5 5 5 5, ठीक है। तो जब आपने 10 बोला तब आपने ए रेफरेंस पॉइंट लिया है कि ए से मेजर कर रहे हो, पर जब आपने 5 बोला तब आपने सी रेफरेंस पॉइंट किया है, मतलब आप सी से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो।
तो ऐसे ही जब हम डिस्टेंस बताते हैं तो हम ओरिजिन की मदद से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 3 4 कि भाई 2 डिस्टेंस एक्स एक्सिस में चला दो उसे, फिर 3 डिस्टेंस हमें वाई एक्सिस पे चला दो और जेड में 4 डिस्टेंस चला दो। ये बात समझ आई? यस मैम। मैम। यस मैम। अब हमारे पास 3 टाइप ऑफ मोशन होते हैं, 1D 2D और 3D। 1D का मतलब है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में हमारे पास उसमें एक छोटी सी कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना रही हूँ, मोशन ये बीच वाला भी स्ट्रेट लाइन है, ये वाला भी स्ट्रेट लाइन है और ये वाला भी स्ट्रेट, तीनों स्ट्रेट लाइन है। पर अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट ऐसे बीच में है तो मेरे को उसकी पोजीशन बताने के लिए एक्स वाला पार्ट भी चाहिए और वाई वाला पार्ट भी चाहिए। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर वो अब सिर्फ इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपको सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए उसका? एक्स। वाला। और ऐसी अगर सिर्फ वो वर्टिकल वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपको सिर्फ वाई वाला चाहिए। तो वो मोशन जिसमें हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए, या तो एक्स या वाई या जेड, उसकी मोशन बताने के लिए उसे कहते हैं 1D मोशन। वहीं अगर हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक प्लेन शीट ली और यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लिया। अब आप इस पॉइंट के मान लेते हैं, सिर्फ एक्स डिस्टेंस बता रही हूँ कि एक्स से डिस्टेंस होना चाहिए 5 और आपने वाई वाला कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। वो तो पार्टिकल कहीं भी हो सकते हैं ऊपर से नीचे तक। पर अगर हमने बता दिया कि उसकी हाइट भी 3 ही होनी चाहिए तो उसकी पोजीशन फिक्स हो गई है। तो ऐसा मोशन जिसको बताने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे कम से कम, एक्स और वाई या वाई और एक्स या फिर जेड और एक्स, वो 2 कोई भी हो सकते हैं, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। तो ऐसे मोशन को कहते हैं 2D मोशन। अब 3D मोशन के लिए पहले मेरे को बताओ कि कोई भी 1D 2D शेप के एग्जांपल दो। प्रोजेक्टाइल मोशन। शेप का एग्जांपल दो, बस मोशन मत बोलो। 2D का कोई भी एग्जांपल। मैम वॉल। वॉल, करेक्ट केशव। और 3D का अगर मैं पूछूं तो डायमंड। डायमंड, करेक्ट। क्यूब बोल सकते हो, डायमंड बोल सकते हो, सारे करेक्ट है। तो अगर वो कोई भी चीज जिसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, मतलब वो फ्लैट नहीं है, उसमें कुछ मोटापा भी है, तो उसको क्या बोलते हैं? 3D शेप। और जब हमें कोऑर्डिनेट्स किसी ऐसे पार्टिकल के बताने हैं जिसमें हमें तीनों के तीनों चाहिए, एक्स भी, वाई भी और जेड भी, तो ऐसे पार्टिकल के मोशन को कहते हैं 3D मोशन। ठीक है, अगर आप 2 बताओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये 3 मेरी एक्सिस एक्स वाई जेड, ठीक है, आपने ये बताया कि एक्स वाली एक्सिस से मान लेते हैं 3 डिस्टेंस यहाँ पे और वाई वाले से 4 डिस्टेंस यहाँ पे, मतलब ये आपने पोजीशन फिक्स कर दी एक्स वाई प्लेन में, और आपने जेड वाला नहीं बताया, तो ये पार्टिकल तो ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकता है। पर अगर आपने फिक्स कर दिया कि इसकी हाइट भी 5 मीटर होनी चाहिए, तो अब इसकी पोजीशन फिक्स हो गई है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो जब तक हमने वो तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं बताया, वो पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे बाउंस कर, पर जैसे ही हमने फिक्स कर दिया तो हमें पता चल गया कि हाइट भी इतनी होनी चाहिए थी, वो पार्टिकल यहाँ पे बन गए। तो ऐसे मोशन जिसमें हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स भी, वाई भी, जेड भी, उस मोशन को कहते हैं 3D मोशन। अच्छा, अब अपने रूम में, आपके रूम में बहुत सारी चीजें होंगी, कोई भी एक ऐसी चीज का एग्जांपल दो जिससे आप उसकी पोजीशन 2D से बता सकते हो, कि आपको सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए उसकी पोजीशन बताने के लिए, आप कोई भी चीज ले सकते हो। 2D बताना है आपको कि सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स और वाई, हाइट की जरूरत नहीं है, कोई भी एक चीज जिसकी जरूरत नहीं। कोई भी बोल सकते हो, जैसे मैं बोलती हूँ फॉर एग्जाम्पल स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड लटक नहीं रहा है, वो एक जगह दीवार पे चिपका हुआ है, तो उसको बताने के लिए मैं बस ये बोलूंगी नीचे से कितना ऊपर है और लेफ्ट से या राइट से कितना डिस्टेंस है। 2 ही कोऑर्डिनेट काफी है। ऐसे आप लोग कोई एग्जाम्पल बोलो। फैन। फोटो फ्रेम। फैन बोल सकते हो, करेक्ट। और कोई? मैम चेयर।
चेयर के आप लेग्स की बात कर रहे हो या ऊपर वाले सरफेस की? मैम लेग्स। लेग्स की, हाँ। लेग्स में आपको सिर्फ दो ही चीजें चाहिए कि भाई कितना कहाँ पे है वो फ्लोर पे। करेक्ट। ऐसी अगर कोई फोटो फ्रेम लगा हुआ है वॉल पे, क्लॉक लगी हुई है, उन सब की पोजीशन के लिए आपको सिर्फ दो ही चीजें चाहिए कि उस वॉल पे कहाँ पर है। अब 3D का कोई एग्जाम्पल दो। मैम बेड। हाँ, सरिता ने बोला बेड, तो बेड में हम लेग्स की बात नहीं कर रहे, बेड का जो ऊपर वाला सरफेस है जिस पे आप बैठे हुए हो उसकी बात कर। हाँ, टेबल का भी ऊपर वाला सरफेस, क्योंकि लेग्स तो फ्लोर पे हो गई पर जो ऊपर वाला सरफेस है वो हवा में है। ऐसे ही अगर रूम में कोई बलून टांग दे तो उसकी पोजीशन बताने के लिए आपको तीनों बताने पड़ेंगे, एक्स पी, वाई पी और जेड पी। क्लियर है सबको ये तीनों टाइप ऑफ मोशन? अब यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब हमने यहाँ पे लिया है दो केस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस? मैम मैम एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस मूव फ्रॉम पॉइंट टू अनदर। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट? मैम शॉर्टेस्ट Ma'am, डिस्टेंस। Distance between initial point and final point. अच्छा, ये तो डेफिनेशन हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसका मतलब क्या है? कोई एग्जांपल लेके बता सकता है कोई? अच्छा, ये बता दो कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है? Distance distance scalar scalar है, डिस्टेंस displacement vector है। करेक्ट। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेक्टर का मतलब है डिस्प्लेसमेंट की बात हम जब भी करेंगे हम डायरेक्शन बताएंगे। अच्छा, मेरे को बताओ जनरली हम कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, राइट वाली या लेफ्ट वाली? राइट। Right. राइट वाली को पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट वाली को नेगेटिव। ऐसी ऊपर जाने वाली को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे आने वाली? ऊपर जाने वाली ऊपर करेक्ट। मैम आपकी मिरर आवाज पड़ा? कट रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. तो मैं ये कह रही थी कि जैसे हमने जब मिरर में पढ़ा था, आप लोगों ने हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा। यस मैम। हाँ, तो उसमें Yes, ma'am. जैसे हम लेते हैं कि ऊपर जाने वाला जो ऊपर होती है हमारे पास हाइट, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाली को नेगेटिव। ऐसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो जनरली ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव। राइट साइड वाले को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आदमी घूम रहा है। उसने स्टार्ट किया 0 मीटर से, और उसने जितना भी रास्ता एक्चुअली में ट्रेवल करा वो सारा डिस्टेंस बनता जा रहा है। जैसे वो पहले 2 पे गया, फिर 4 पे गया, फिर 6 पे गया। तो 6 तक तो ठीक है, वो सीधी लाइन में गया। उसके बाद जब वो वापस जा रहा है तो वो भी उसमें ऐड होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं, वो यहां से गया 6 तक गया, ठीक है। उसके बाद जो वापस आ रहा है, अब आप देखो डिस्टेंस उसका बढ़ता जा रहा है, लास्ट में हमारे पास 10 मीटर बन जाता है। वहीं अगर मैं यहाँ पे लूं डिस्प्लेसमेंट का कर्व, तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास 0 था, 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ। ठीक है, जैसे अभी हुआ 2, 4, 6। पर जब हम वापस जा रहे हैं तो ये बढ़ने की बजाय ये कम होता जा रहा है, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो हम यहाँ से मेजर करना था वो हमारा कम होता गया। जैसे पहले वो गया था 6 तक तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा पूरा, पर अब अगर उसे 4 तक जाना है तो उसे 4 ही ट्रैवल करना पड़ेगा, फालतू में वो इतना एक्स्ट्रा क्यों घूम कर जाएगा, वो सीधा चला गया। डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. जैसे आप लोग का एग्जाम है, आप लोग की क्लास यहाँ पे है और वॉशरूम यहाँ पे, आप क्या बोलोगे मैम को, मैम मेरे को वॉशरूम जाना है, और आप ऐसे पूरा घूम के जाओगे, है ना, ताकि कोई ना कोई फ्रेंड तो मिल जाए रास्ते में, ना आंसर बता दे। तो ये क्या डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस। डिस्टेंस होगा। और अगर फिर आप सोचोगे ठीक है अब मैं भूल ना जाऊं आंसर, तो मैं फटाफट क्लास में चला जाता हूँ सबसे छोटे रास्ते से, तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ये Displacement. डिस्प्लेसमेंट होगा। तो छोटा रास्ता जो होता है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जो लंबा रास्ता पकड़ के गए हो वो हमारा डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे हमने मैम अगर दोनों रास्ते सेम हो तो क्या होगा वो? दोनों इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है, अगर आप इनोसेंट बच्चा, आपको सही में वॉशरूम जाना था तो आप छोटे रास्ते से गए तो दोनों सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक बॉल ली है, वो बॉल ए पॉइंट से स्टार्ट होके बी तक गई और फिर बी से यू टर्न लेके वो वापस सी पर आ गई। तो इस केस में आप मेरे को वैसे सोच के बताओ कि डिस्टेंस क्या होगा। आप ए बी AB plus BC. ए बी प्लस बी सी क्या हुआ, मैम Distance. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट AC. AB minus A BC. to C. AC हो गया, A to C. डिस्प्लेसमेंट करेक्ट। अगर मैं अब ये बोलूं कि आप डिस्प्लेसमेंट को भी बोल सकते हो ए बी प्लस बी सी, तो मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ? मैम रॉन्ग. गलत. अगर मैं अब हल्का सा चेंज कर दूं, मैं बोल दूं डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, अब सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? गलत. सब बोल रहे हैं गलत बोल रही हूँ? मैम रॉन्ग. ओके ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको 10 है, ठीक है, और ये मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 है। तो अब डायरेक्ट बता दो पहले डिस्टेंस कितना होगा। 12 meter. 12. 10 प्लस 2 कर दिया 12 आ गया, और डिस्प्लेसमेंट 8. ओके, डिस्प्लेसमेंट आ गई 8। अब आप कह रहे हो आपने निकाला है ये वाला रास्ता बस AC, आपने ए बी और बी सी का यूज ही नहीं किया। अब मैंने जब डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किया था, मैंने उससे पहले बोला था कि जो राइट साइड में जाता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो अब मैं बोल रही हूँ कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकती हूँ ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और आप बोल रहे हो ये गलत है, तो अभी प्रूफ कर लेते हैं इससे आंसर सही आ रहा है या नहीं। जब वेक्टर लगाया तो उसमें डायरेक्शन लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? हम लगानी Yes, पड़ेगी. ma'am. लगानी पड़ेगी. लगानी पड़ेगी ना। तो ए बी में हमारे पास हम जा रहे हैं राइट साइड में, तो वो हो गया +10। इसमें किसी को डाउट कि मैंने प्लस क्यों लगाया है? नो मैम. No, अब ma'am. अब BC के लिए हम लगा सकते हैं -2। यस मैम. Yes, ma'म. -2 क्यों लगाया है, माइनस क्यों लगाया यहाँ पे? मैम क्योंकि Ma'am, because वो साइड लेफ्ट आया है. साइड को जा रहा है बॉल. साइड करेक्ट। और अब मेरे पास आ रहा है +8, आंसर तो इससे भी 8 आ गया। तो वो जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी वो गलत नहीं थी, अनलेस ऊपर एक वेक्टर लगा हुआ है। जब तक हम वेक्टर फॉर्म में ऐड कर रहे हैं जब तक तो सही है, पर अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड जोड़ रहे हो जैसे 10 और 2, डायरेक्शन नहीं ली, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट का आंसर गलत आ जाएगा। अभी जो आंसर में प्लस आया है उसका मतलब क्या है, हम कौन सी तरफ गए हैं? राइट साइड. राइट साइड। राइट साइड. ठीक है, क्लियर है सबको ये पॉइंट? यस सर. तो हमने Yes, क्या रखा है, अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, पर अगर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। अब इसी केस में हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं पीछे। मैं यहीं पे एक एग्जांपल लेती हूँ कि हमने ए से ही स्टार्ट किया, ऐसे गए, ये पूरा मान लेते 15 है और यहाँ तक गए बी पॉइंट तक, और ये पूरा है 18। तो अब बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? मैम 32. 32। एडिशन तो आराम से कर लो, 33 आएगा। 33 मैम. 33, डिस्टेंस 33 है और डिस्प्लेसमेंट मैम -3. -3। माइनस +3. ओके, आदि कह रहा है +3 क्यों आएगा आदि? मैम बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट है वो राइट साइड को है. राइट साइड में कैसे हो रही है? -3 आएगा. आदि राइट साइड में कैसे हो रही है? मैम बिकॉज 18 प्लस में है 15 माइनस में है, so वो +3 में आएगा आंसर. क्या बोल रही हो, एक बार फिर से बोलना। मैम जो 18 है वो प्लस में है और जो 15 है वो माइनस में है, बिकॉज 18 राइट साइड में है और 15 जो है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए आंसर +3 आएगा. 15 लेफ्ट में कैसे? लेफ्ट कौन सी साइड है आपकी, ये वाली? ये वाली है। 15 तो राइट में ही बनाया है मैंने, आप लोग को लेफ्ट दिख रहा है क्या? ये इधर गया है ना पहले। आदि ये राइट साइड है लेफ्ट साइड है?
मैंने वो उल्टा बोल दिया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे 15 जो प्लस की डायरेक्शन में गया +15, और जो 18 है वो -18 हो गया। तो हमारे पास टोटल बच गया -3, इसलिए डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट साइड में नेगेटिव हो गई। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लेते हैं और यहाँ पे एक टेस्ट लेते हैं, आप लोग का याद है कि नहीं? 5 6 7, अगर मेरे पास ये पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बताओ? पॉइंट है 5, 6, 7। मैम 5 आई गैप, BK J plus gap 6 और 7 plus K BK gap। plus 7। करेक्ट। हमारे पास सबसे पहला कोऑर्डिनेट होता है ये x वाला होता है, फिर y वाला और फिर z वाला। तो जब भी पोजीशन बतानी होती है तो x वाले को i के साथ लगा देते हैं, y वाले को j के साथ लगा देते हैं और z वाले को यहाँ पे k कैप के साथ, उससे हम पोजीशन बता सकते हैं। सबको क्लियर है ना ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हमने 2 पॉइंट लिए थे और फिर हमने उन दोनों को ज्वाइन करके इनके पोजीशन वेक्टर बनाए थे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते थे? R1 माइनस R2। अगर मैं बोल रही हूँ P से Q जा रहे हैं तो कहाँ से कहाँ किसको माइनस करेंगे? Q माइनस 3। Q माइनस P। तो जो फाइन हम हमेशा जब भी आप यहाँ फिजिक्स में कैलकुलेट करते हैं तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो यहाँ पे भी जब हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो जो भी पॉइंट बाद में लिख रखा हो, जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे नाम नहीं है, अगर मैंने इस पॉइंट को लिख दिया Q और मैं बोल रही हूँ PQ, मतलब हम P से Q तक जा रहे हैं, तो उस केस में आप R2 माइनस R1 करोगे। पर अगर मैं लिख रही हूँ QP तो इसका मतलब है हम Q से P की तरफ जा रहे हैं, तो उस केस में आप R1 माइनस R2 कर दोगे। क्लियर है ये सबको? यस यस मैम। मैम। तो अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिख रही हूँ, उसके आप बताओ कि PQ वेक्टर क्या हो जाएगा। PQ पूछा है मैंने, तो 4 1 6 2 3 7। हाँ, इसमें बताओ PQ वेक्टर क्या हो जाएगा? -2 I cap मैम माइनस plus 2 2 आई J कैप cap प्लस plus 2 K J cap। कैप प्लस K कैप। करेक्ट। हमने क्या किया, सबसे पहले 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 3 में से 1 को किया, फिर 7 में से 6 को किया। तो हमारे पास सबसे पहले आया -2। अब ये x वाला कोऑर्डिनेट था तो इसके साथ लगा दिया i कैप, फिर 3 - 1 मतलब +2 j कैप, फिर 7 - 6 मतलब +k कैप। क्लियर है सबको? यस यस मैम। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स फॉर 500 मीटर ड्यू साउथ, 400 meter due west and 200 meter due north to reach his school. What is the distance covered and the displacement from his home to school? तो कभी भी ऐसे डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा तो हम सबसे पहले सारी डायरेक्शंस बना देते हैं। यहाँ पे आएगी नॉर्थ, यहाँ पे आएगी साउथ, यहाँ पे आएगा ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। तो अब सबसे पहले वो कहाँ पे गया है, कौन सी डायरेक्शन? साउथ में साउथ। और कितना मीटर गया वो? 500 मीटर। 500 मीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक जगह होम इसका बना देते हैं और यहाँ से 500 मीटर साउथ, मतलब एरो कहाँ पे बनाओ, अगर मेरे को साउथ बनाना है तो डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। और ये पूरा जो लेंथ है ये है मेरे पास 500। अब नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है वो एंड 400 मीटर ड्यू वेस्ट। तो अब एरो कहाँ बनाना चाहिए वेस्ट के लिए? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में। और कितने साइज का एरो होगा ये? 400 मीटर। 400 मीटर।
अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 200 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो नॉर्थ के लिए अब कहाँ पे बनाऊं? upward direction. Upward. ओके, तो अपवर्ड बना देती हूँ 200 मीटर। ये मैंने बना दिया 200 मीटर। तो मैं क्या करती हूँ, सब पॉइंट्स के नाम लिख देती हूँ। यहाँ पे स्कूल है हमारे पास, ये ए और ये बी। तो पहले सबसे पहले तो ये बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1100 meters. 1100 meters. करेक्ट। डिस्टेंस के लिए हम बस डायरेक्टली ऐड कर देंगे 500 प्लस 400 प्लस 200, 1100। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं कौन से दो पॉइंट्स को जोड़ूं? H और S. क्या सब यही कह रहे हो कि एच और एस को जोड़ दूं? Yes, ma'am. क्यों एच और एस को ही क्यों जोड़े? हम यहां से क्यों नहीं जा सकते ऐसे? क्यों नहीं जा सकते वहां से जो मैंने एल बनाया है? हमें सबसे छोटा रास्ता ढूंढना होता है। ऐसे बनाएंगे तो सबसे छोटा नहीं बन रहा है, ये कुछ लंबा जाके बन रहा है। तो सबसे शॉर्टेस्ट के लिए हमने एच और एस को ज्वाइन कर दिया। अब अगर मेरे को एच एस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर यहाँ पे कितना एंगल है? ये जो बी पॉइंट है और ए पॉइंट है, यहाँ पे 90 degree. 90 डिग्री। करेक्ट। यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो अगर मैंने ऊपर यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाई तो यहाँ पे कितना एंगल होगा ऊपर की साइड? 90 degree. ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट। अब मेरे को ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है? 400 meter. 400 मीटर। करेक्ट, ये भी 400 मीटर है। और ये जो डिस्टेंस है राइट साइड में इतना? मैम 300। 250. 300. क्या बोला सरिता आपने? 250. 250 कैसे आया? मैं 500 माइनस एक्स 500 माइनस एक्स। एक्स हमें गिवन है डायग्राम में। ये पूरी लेंथ है 500 और ये छोटा सा डिस्टेंस हमें पता है 200। तो ऊपर कितना बचेगा? 300. 300. Sorry. 200। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर बच गया ये 300। अब अगर हम ट्राइंगल लें एच एस वाई, एच एस जो ट्राइंगल है और ये जो बीच में जो पॉइंट बन रहा है ये वाला, ये मेरा ओ पॉइंट हो गया। इस ट्राइंगल में मेरे पास कैसे मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ एच एस की? सोच के बताओ। Pythagoras theorem. मैम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। एच ओ स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर इक्वल्स टू एच एस स्क्वायर। तो एच एस की क्या वैल्यू आ जाएगी? 500 meter. 2500. 500। ये वाला तो देख के ही बता सकती हूँ। 3 4 है तो 9 प्लस 16 25। तो हमारे पास आ गई 500 मीटर। तो अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन आपसे पूछूं कि डायरेक्शन बताओ, कि अगर मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है ये, कि मैं यहां से सारा डिस्टेंस बना रही थी, तो हम कौन सी डायरेक्शन में गए हैं? West to north. यहाँ पे है मेरा होम। अब बताओ। मैम नॉर्थ ईस्ट। हम नीचे की तरफ आए हैं, स्कूल यहाँ पर है। ध्यान से देखो डायग्राम में, यहाँ पर आए हैं ना हम लोग। Yes, ma'am. तो कौन सी डायरेक्शन है? मैम साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आए। South west. ठीक है, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए हम क्या निकाल सकते हैं? कोई भी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हम किससे बताते हैं? अगर हम लोग पैरेललोग्राम थ्योरम जब हम कर रहे थे तो हम लोग जो रिजल्टेंट बनता था उसकी डायरेक्शन किसकी मदद से बताते थे? Tan theta. मैम रिजल्टेंट वेक्टर आर से। टैन थीटा से। हाँ, रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन हम टैन थीटा से बताते थे। तो यहाँ पे भी अगर मैं टैन निकालूंगी, टैन ऑफ थीटा, तो वो कितना आएगा? टैन थीटा कितना आ जाएगा? हंड्रेड। कितना बोल रहे हो? अब देखो यहाँ पे दो तरीके से आप एंगल बना सकते हो। मैं यहाँ पे बनाती हूँ इस ट्रायंगल में। एक तरीका है ये वाला और एक तरीका है ये वाला।
अब आपको कौन सा बताना चाहिए डायरेक्शन के लिए, नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला। जिसने ऊपर वाला बोला वो रीजन बता सकता है, ऐसा क्यों बोला आपने? आंसर करेक्ट है। साहिल, आपने आंसर किया ना आई थिंक? यस मैम। हाँ, क्यों लगा आपको ऊपर वाला? मैम क्योंकि वो होम से मैम कोई एंगल पर मैम मूव कर रहा है स्कूल से। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि जो हमने होम से लिया, या फिर हम ये भी उसके बता सकते हैं कि हमें एक्चुअली में वो एंगल किसके साथ बना रहे हैं, साउथ के साथ। हमें पता है भाई साउथ ये वाली डायरेक्शन है, पर ये जो नीचे जो एंगल बन रहा है ये हवा में लटक के बन रहा है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे बन रहा है। पर इसके लिए साउथ वाला जो एंगल बनाना है वो इजी है कि वाई एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहे हैं थीटा, तो हमें उतना टर्न करना है। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम। यस मैम। तो हम लोग ऊपर वाला एंगल लेंगे। तो अगर मैं ऊपर वाला एंगल लूं, जैसे ये वाला है इस केस में, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 400/300। 400/300, उससे आ जाएगा 4/3। ये समझ आया सबको 4/3 कैसे आया है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब कौन सा एंगल होता है जिसके लिए थीटा, tan थीटा की वैल्यू 4/3 आती है? मैं एक छोटी सी हिंट दे देती हूँ। अगर हम एक 90 डिग्री वाला एंगल बना रहे हैं, ये 37 होता है, तो ये वाला एंगल कितना होता है? 53 डिग्री। 53। ये वाली साइड कितनी होती है? 4 4। और ये ऊपर वाली? 5। और इधर वाली? 3 3। तो अब बताओ ये tan 4/3 कौन से एंगल के लिए आया? 53 डिग्री। करेक्ट, 53 के लिए आया। 53 के लिए आया, तो हम बोल सकते हैं जो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो 53 डिग्री एंगल बना रहा है साउथ से इन वेस्ट डायरेक्शन। समझ आया सबको? मैम। यस मैम। तो यस मैम। पहले ये देखना कि सिर्फ साउथ वेस्ट लिखा हुआ है तो इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर साउथ वेस्ट के साथ एंगल भी लिखा हुआ है कि हमें एंगल भी बताना है, तो आपको ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब अगर मान लो कोई ऐसा एंगल आ रहा है जिसकी आपको वैल्यू नहीं पता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। ये पावर है -1। जैसे जब भी कोई चीज लेफ्ट साइड में होती है वो राइट साइड में जाती है तो -1 पावर में जाती है, जैसे x की पावर। तो ऐसे ही यहाँ यस पे मैम। जब tan लेफ्ट साइड से राइट साइड गया तो उसकी पावर -1 हो गई, और जो भी टर्म होती है राइट साइड में, जैसे यहाँ 4/3 है, कोई भी टर्म होगी उसके साथ ब्रैकेट में आ जाएगी। क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। मैंने चैट ऑफ कर दी है, तो अगर किसी को पूछना है तो प्लीज स्पीक अप। मैम ये 4/3 कैसे है, एक बार एक्सप्लेन कर दो। 4/3 कैसे आया? देखो ये वाला ट्राइंगल देखते एक सेकेंड। इसमें 53 के अपोजिट साइड कौन सी है? मैम जो डायरेक्शन वाला है। और क्या tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 कैसे आया? यस मैम। अरे देखो tan थीटा, हमने जो थीटा लिया उसके अपोजिट साइड 400 है यहाँ पे। यस मैम। 400/300 कितना हो जाएगा सरिता? 4/3। क्लियर है? यस मैम। और किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। अब हम यहाँ पे चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे। अब इससे पहले कि मैं स्पीड और वेलोसिटी बताऊं, आप मेरे को ये बताओ कि क्या डिस्प्लेसमेंट कभी 0 हो सकता है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। अच्छा, जो लोग यस बोल रहे हो रीजन दो, कब होता है? बोलो सरिता। मैम जब फाइनल पॉइंट और इनिशियल मैम जब पॉइंट हम सेम हो। जितना
जितनी डिस्प्लेसमेंट मतलब जितना डिस्टेंस कवर करे उतने में वापस आ जाए तो 0 जाता है। हाँ, क्या बोला? मतलब हम जितना जाए उतना ही वापस आ जाए तो 0 जाती है डिस्प्लेसमेंट। चाहे कहीं और जाओ। गीतांश आंसर बोलो। जैसे किसी सर्कुलर मोशन में सर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। हाँ, क्यों 0 होता है? रीजन पूछ रही हूँ मैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड पाथ है जिसमें आप जहां से चलने लगे वहीं पे पहुंच गए, ठीक है, इतना नहीं कि जितना आगे गए उतना ही वापस आए, हो सकता है ना वापस कहीं और गए चले गए, ठीक है, आप यहाँ से चले गए जम्मू, फिर जम्मू से आप चले गए कहीं और, पर आप वापस की तरफ आ रहे हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वापस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बना रही हूँ कि आप यहाँ से इधर गए और वहां से वापस आए पर आप इधर चले गए, तो क्या इस केस में सरिता डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है? तो मैम तो जहां से स्टार्ट किया वहां से मूव करने गए, आप किसी भी रास्ते पे गए पर अल्टीमेटली वापस उसी पॉइंट पर आ गए, तो उस केस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो अब मेरे को ये सोच के बताओ, क्या कभी डिस्टेंस नेगेटिव होता है? नो मैम। क्यों नेगेटिव नहीं होता है? मैम क्योंकि उसकी डायरेक्शन नहीं होती। मैम अच्छा केशव आप बोलो। मैम डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, हम उल्टा चल सकते हैं पर हम नेगेटिव तो नहीं चल सकते हैं। हाँ, मतलब ये कि अगर हम चल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उल्टी, मतलब उल्टी तरफ चल रहे हैं, पर हम लोग कुछ ना कुछ तो चले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ से चलने की, तो चाहे इधर चले या उधर चले, हमारा मैटर क्या कर रहा है? हम चले 5 मीटर, हम डायरेक्शन नहीं देख रहे। पर अगर मैं बात करूं कि राइट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो हम क्या बता रहे हैं? उसमें डिस्टेंस बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है पर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा ये क्लियर है? तो ये बताओ डिस्टेंस ज्यादा होता है या डिस्प्लेसमेंट? मैम डिस्टेंस डिस्टेंस। कभी ऐसा होता है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए डिस्टेंस कम? नो मैम। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा क्या होता है? x इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू x फैक्टर। इक्वल टू मतलब जब जितना हम लोग गए शॉर्टेस्ट पाथ पे ही गए और शॉर्टेस्ट पाथ पे ही वापस आए। अब अगर हम बात करें स्पीड और वेलोसिटी की, तो स्पीड में हम डिस्टेंस को देखते हैं पर वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। कि हमने अगर पूछ रहे हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा इन अ टाइम, तो वो हम बता रहे हैं स्पीड। पर वहीं अगर हम बता रहे हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट करी इन अ गिवन टाइम, तो हम क्या बता रहे हैं? वेलोसिटी। अब स्पीड स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है। अब आप मेरे को ये बताओ, स्पीड ज्यादा होती है वेलोसिटी? स्पीड स्पीड ज्यादा होती है। जब डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उन दोनों का रेशियो भी सेमली कंपेयर कर सकते हैं। अब क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नो मैम। नो पर मैम। क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? यस मैम। वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, करेक्ट। यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। अब यहाँ पे वही क्वेश्चंस है जो मैंने आपसे पूछे थे। कैन स्पीड भी नेगेटिव? क्या हो जाएगा? नो मैम। नो। कैन वेलोसिटी भी नेगेटिव? यस। कैन डिस्टेंस भी नेगेटिव? नो। नो। ओके। कैन डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव? यस। यस। कब हो सकता है? जब हम अपोजिट साइड में आए तो। अपोजिट डायरेक्शन। करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। अब हमारे पास आता है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मेरे को पहले ये बताओ, एवरेज का मतलब क्या होता है? मैथ्स में पढ़ा होगा। एवरेज क्या होता है? अगर मैम मीडियम सी। मीडियम सी, जैसे अगर मेरे पास 5 चीजें हैं तो उनका एवरेज कैसे निकालते हो आप? मैम सम आप सभी का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 5।
हाँ करेक्ट, हमने सारी टर्म्स का ऐड करा और डिवाइड बाय 5 कर दिया। तो जब मेरे को एवरेज वेलोसिटी बतानी है तो हम किसका टोटल करेंगे एक तरीके से? वेलोसिटी वेलोसिटी बेसिकली हम मैम सभी देखते पार्टिकल्स की वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या थी, और एवरेज वेलोसिटी देखने के लिए मैं देखती हूँ पूरे रास्ते में जगह जगह कितना बार ही, मतलब अलग अलग अगर मैं पीसेस में डिवाइड करूं तो कितना डिस्प्लेसमेंट करा, फिर कितना डिस्प्लेसमेंट करा, फिर कितना डिस्प्लेसमेंट करा, और उन सबका अलग अलग टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम भी कह सकते हैं। ये बात समझ आई है? यस मैम। यस यस मैम। ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं इंस्टेंट नूडल्स क्या होते हैं, कोई एग्जांपल दे सकता है? इंस्टेंट नूडल्स खाने की चीज पूछ रही हूँ। मैम एकदम से। मैम ऐसे नूडल्स जल्दी बन जाए। हाँ एकदम से जल्दी से बन जाए, है ना? जैसे मैगी होती है वो झूठी होती है, वैसे तो नहीं बनती है, पर वो नूडल्स जो एकदम से बन जाए या ऐसी कोई भी खाने की चीज जो इंस्टेंटली बन जाए उसे कहते हैं इंस्टेंट फूड। तो ऐसी अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब एकदम से की वेलोसिटी, कि आप मान लो आप घूमने गए हुए हो और मैं ये नहीं पूछ रही कि आपने पूरे रास्ते ऑलमोस्ट एवरेज कितनी वेलोसिटी रखी, मैं पूछ रही हूँ जब रात के 10 बज रहे थे, 10:05 की, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी क्या वेलोसिटी थी, उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपकी जो वेलोसिटी होती है वो हो जाती है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं बोल रही हूँ कि आप ने फॉर एग्जांपल आप ए से बी पॉइंट तक गए थे और आप 20 मीटर पर सेकंड पे ट्रैवल करा आपने, तो वो कौन सी है, एवरेज होगी या इंस्टेंटेनियस होगी? कंटिन्यूस। एवरेज। इंस्टेंटेनियस होगी एवरेज। सरिता? सरिता आप क्लास में हो? एक बार रिपीट करना। मैं पूछ रही हूँ अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए और हम कह रहे हैं हम 20 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रहे थे, ठीक है, तो अब बताओ कि एवरेज वेलोसिटी बता रही हूँ मैं या इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस। अच्छा, और अगर मैं ये कह रही हूँ कि हमने स्टार्ट किया 0 की स्पीड पे, जब 5 सेकंड हो गई उसके बाद मेरी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, तब क्या बता रही हूँ मैं? सब लोग आंसर कर सकते हैं कि मैंने 0 टाइम पे स्टार्ट करा मूव करना, उसके बाद 5 सेकंड के बाद जो मेरी वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकंड, तो वो क्या बता रही हूँ मैं, इंस्टेंटेनियस या एवरेज? इंस्टेंटेनियस। बाकी लोगों को क्या लग रहा है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में 10 सेकंड के बाद की उस पर्टिकुलर टाइम पे, ये तो बता रही हूँ मैं, थोड़ी बोल रही हूँ उस पूरे मोशन में इतनी थी, मैं कह रही हूँ 10 सेकंड के बाद मेरी इतनी वेलोसिटी हो गई, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे बोल रही हूँ, चाहे वो 10 सेकंड बाद की बता रही हूँ, उससे कंफ्यूज नहीं होना, बता तो एक पर्टिकुलर टाइम पे रही हूँ। और पहले वाला जो केस था वो भी एवरेज वेलोसिटी थी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं थी, क्योंकि मैं उस पूरे मोशन में बता रही थी कि उस पूरे मोशन में मेरी वेलोसिटी रही थी 20। तो अगर मेरे को बात करनी है एवरेज वेलोसिटी की, तो हम बात करेंगे कि पूरे टाइम इंटरवल में हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट था, तो बेसिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो जब भी हमें निकालना है हम क्या करेंगे, अलग अलग न्यूमेरिकल्स में अलग अलग तरीके से करेंगे। बेसिक फॉर्मूला आप ये समझ सकते हो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आर एफ का मतलब है जिस भी चीज के नीचे सबस्क्रिप्ट में मतलब नीचे एफ लग जाता है मतलब उसके फाइनल की बात कर रहे हैं, और अगर उसके नीचे आई लग जाता है मतलब उसकी इनिशियल पॉइंट की। ऐसे ही हमने उसको डिवाइड करा है फाइनल टाइम से और इनिशियल टाइम से। ये बात समझ आई सबको? यस यस ठीक मैम। है। जैसे यहाँ पे अगर हम नीचे देखें, जो आदमी मूव कर रहा है हर टाइम के साथ उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बदलती जा रही है, ठीक है, 3 मीटर पे 3 सेकेंड्स पे अलग थी, 1 पे अलग थी, 2 पे अलग थी, पर अगर उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाली तो उस पूरी ट्रिप की निकाली, तो हमने छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लिए, फॉर एग्जाम्पल इतने डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा, इतने डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा, और उन सबको जोड़ के जो बनी वेलोसिटी वो बनी एवरेज वेलोसिटी।
और वो कांस्टेंट आती है, ये 3.5 मीटर पर सेकेंड। किसी को डाउट है इसमें? ओके, तो ओके, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी किसी को डाउट है तो वो पूछ लो। नो मैम। कल फिर ये सब रिवाइज करके लाना, मैं ये आपको सेंड भी कर दूंगी। अच्छा, पीपीटी में ओपन करने में प्रॉब्लम होती है क्या आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, मैं ना दोनों सेंड कर दूंगी, क्योंकि इसमें एनिमेशंस हैं तो आपको क्लियर नहीं होगा ना, कुछ पॉइंट है जैसे एनिमेशन से शो कर रखा, मैं आपको दोनों सेंड कर दूंगी। ठीक है, पीपीटी भी बना के भेज दूंगी और पीडीएफ भी। और किसी को कोई डाउट है? जो पहले नहीं बोल रहा था आप पूछ सकता है, किसी प्रीवियस टॉपिक में डाउट हो। बोलो शिवम। ठीक है, तो आपकी कोई और क्लास है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड नाइट मैम। गुड नाइट सरिता, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मैम। मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। बाय।